देखिए भाई, आज किसान आंदोलन को बिल्कुल आपने सही कहा, 8 महीने पूरे हो चुके हैं। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डर पर इस देश के अन्नदाता ने, देश के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, धरना प्रदर्शन शुरू किया था। आंदोलन तो मैं कहता हूं कि ये करीब 4-5 जून को शुरू हो चुका था, जिस वक्त केंद्र की ये बहरी सरकार, गूंगी तो इसको नहीं कह सकते, बोलते तो ये लोग बहुत हैं, लेकिन बहरी सरकार कह सकते हैं कि 4-5 जून की मध्य रात्रि को, जिस वक्त संसद में, राज्यसभा के अंदर तीनों कृषि के जो काले कानून हैं, किसान विरोधी कानून हैं, कृषि विरोधी कानून हैं, वो जबरन पास करवाए गए थे। ये आंदोलन उसी वक्त शुरू हो चुका था। लेकिन देश का अन्नदाता, देश का जो किसान है, वो हमेशा देश के लिए सोचता है, देश के भले के लिए सोचता है, देश के आम आदमी के लिए सोचता है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए, अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की बहुत सी कोशिश की गई, लेकिन केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ सरकार थी राज्यों के अंदर, इन सरकारों ने किसान की आवाज़ को दबाने का काम किया, किसान की बात को अनसुना किया। तब मजबूर होकर, और वो भी उसमें भी देखिए सीधा उस वक्त भी, उस आंदोलन को लेकर भी पिपली में लाठीचार्ज हुआ, हिसार में लाठीचार्ज हुआ, किसानों को जबरन दबाने का प्रयास किया गया सरकार द्वारा। एक तरफ किसान को अन्नदाता कहती है, किसान के मान सम्मान की बात करती है सरकार, और दूसरी तरफ किसानों पर लाठियां भांजती हैं। दिल्ली की तरफ जब किसान कूच करता है तो ठंड के अंदर, भरी सर्दी के अंदर, नवंबर के महीने में किसान पर पानी की बौछारें करती हैं। तो उस वक्त किसान की ने जो है सरकार की तानाशाही से मजबूर होकर, तंग आकर के देश के अन्नदाता ने, देश के किसान ने, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में जो आवाज़ सुनाई जाती है वो सरकार को सुननी पड़ती है। यही मंसूबे लेकर के देश का किसान, जब राज्यों में आवाज़ सुनी नहीं गई, ना हरियाणा में आवाज़ सुनी गई, ना उत्तर प्रदेश में आवाज़ सुनी, ना बिहार में सुनी, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं वहाँ पर, क्योंकि ये तीनों जो कृषि के जो काले कानून हैं, ये राज्यों का मसला नहीं था, ये केंद्र सरकार का मसला था, और केंद्र की अधिसूचना में ये बिल तीनों आते हैं। तो जहाँ जब आवाज़ें राज्य स्तर पर नहीं सुनी गई, तब देश के किसान ने एक फ़ैसला लिया कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कूच करेगा और दिल्ली में जा कर के केंद्र की इस बहरी सरकार को अपनी आवाज़ सुनाएगा। केंद्र की सरकार ने, और हरियाणा की जो सरकार थी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्यों में थी, वहाँ वहाँ पर देश के किसान को दिल्ली कूच करने से रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन किसान के हौसले को सलाम करता हूँ, किसान के जज्बे को सलाम करता हूँ, किसान की सोच को सलाम करता हूँ, देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँचा। 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर देश के किसान ने चारों तरफ से आकर के वहाँ पर अपना धरना शुरू किया। शांतिपूर्ण ढंग से धरना शुरू किया गया। ये कहा गया कि हम सिर्फ किसान इकट्ठा होकर के देश की सरकार को, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के मसीहा बनते हैं, उनको आवाज़ सुनाने के लिए देश का किसान वहाँ पर इकट्ठा हुआ। आज 8 महीने हो चुके हैं, 600 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, शहादत को दे चुके हैं। वो शहीद हुए हैं किसान इस देश के लिए, इस देश की आर्थिक आज़ादी के लिए। लेकिन मेरा एक और मानना है कि इस देश के किसान की बलि ली है भारतीय जनता पार्टी की ज़िद्दी और अहंकारी सरकार ने। देखिए, कानून आप कोई भी बनाते हैं, सरकार कोई भी कानून बनाती है, दुहाई देती है कि हम जनता के हित के लिए बनाते हैं। जब आपने कानून जनता के हित के लिए बनाने हैं, और जिस जनता के हित के लिए आप वो कानून बनाते हो, उस जनता को वो कानून पसंद नहीं है, तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक फ़र्ज बनता है कि वो उन कानूनों को तुरंत वापस ले। यही काम जो है कृषि कानूनों के मामले में हुआ है। किसान के लिए कहती है सरकार, कहती है किसान के लिए बिल लेकर के आए हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ और है, किसान का मानना भी कुछ और है। और इस देश का जो नागरिक है, देखिए, कुछ चंद अंधभक्त हैं, कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं भारतीय जनता पार्टी की सोच को लेकर के। उन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है कि देश की जो ज़्यादातर आबादी अब इस बात को समझ चुकी है कि ये तीनों जो काले कानून हैं, जो रात के अंधेरे में जबरन पास किए गए, ये ना किसान के हित में है, और ना इस देश के नौजवान के हित में है, ना इस देश के व्यापारी, छोटे कर्मचारी, दुकानदार के हित में है। ये तीनों कानून जो हैं सिर्फ अंबानी, अडानी जैसे चंद उद्योगपति मित्रों के लिए, जो मोदी साहब के मित्र हैं, जिनका कर्जा मोदी के सर पर है, जो चुनाव में इनके पैसा खर्च करते हैं, उन लोगों के हितों के लिए तीनों कानून आए हैं। 8 महीने के अंदर
नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट इन किसानों के लिए नहीं आता साहब। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद जैसे व्यक्ति की रिटायरमेंट पर, और रिटायरमेंट भी क्या साहब, वो कोई परमानेंट तो रिटायरमेंट हो नहीं रहे थे, उनका कार्यकाल जो है 6 साल का ख़त्म हुआ था। उस कार्यकाल के ख़त्म होने पर नरेंद्र मोदी जार जार रोते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत पर, जिनकी जान सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की जिद की वजह से गई है, उस पर एक ट्वीट तक वो करते नहीं हैं। किसानों को, किसान के आंदोलन को पवित्र बताते हैं, लेकिन किसान के हित की बात नहीं करते हैं। अभी देखिए, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ, कभी माओवादी बताया गया, वो एक मामला पुराना हो चुका है। कभी हिंदू मुसलमान सिख किसान बताया गया, वो मामला पुराना हो चुका है। अभी ताज़ा 4 दिन पहले एक ऐसी औरत जिसे शायद किसान की स्पेलिंग पता ना हो, जिसे शायद ये भी पता नहीं कि वो किसान कहते किसको हैं, किसान करता क्या है, मीनाक्षी लेखी। बदकिस्मती इस देश की यह है कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जिनको मूलभूत चीज़ों की जानकारी नहीं होती। मीनाक्षी लेखी शायद कृषि राज्य मंत्री हैं, और जिस महकमे की वो मंत्री हैं उस महकमे की जानकारी उसको नहीं है, वो किसान को मवाली बताती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और बदकिस्मती देश की नहीं हो सकती कि एक ऐसी महिला को तो वैसे ही नारी को जो है देवी का दर्जा दिया जाता है, और वो जिस नारी को देवी का दर्जा दिया गया, वो किसान को मवाली बताती है साहब। मुझे उसकी सोच पर लानत आती है, मुझे उसकी सोच पर तरस आता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि वो सोच मीनाक्षी लेखी की नहीं है, वो सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सोच है। इनके तमाम नेताओं ने किसान पर बहुत ज़्यादा भद्दी टिप्पणियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोला गया है। लेकिन देखिए, आपने कहा कि जैसे आज एक बात आपने बताया कि आज कारगिल के शहीदों का शहीदी दिवस भी है। उन लोग सैनिकों ने, मैं देश के सैनिकों को और इस देश के अन्नदाता को, जिन किसान भाइयों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, जो शहादत को प्राप्त हुए हैं, और कारगिल के शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान लुटाई थी, मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप कारगिल के शहीदों का सम्मान करते हैं, आप कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करता नहीं है, केवल दिखावा इनका होता है। लेकिन अगर आप वाकई में देश के सैनिक का सम्मान करना चाहते हो, कारगिल का मसला जब भी आता है, देखिए सैनिक वो शख्सियत है जिसकी वजह से इस देश का आम आदमी, आम नागरिक चैन की नींद घर में सो सकता है। लेकिन मैं वहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, इस देश ने देखा है भारतीय जनता पार्टी सैनिकों को भी राजनीतिक तौर पर प्रयोग कर लिया करती है। कारगिल में भी यही हुआ था साहब कि कारगिल के दौरान वाजपेयी जी की सरकार थी, चुनाव सर पर था। कमाल इस बात का है साहब कि किस तरीके से ये लोग झूठ बोल जाते हैं, किस तरीके से किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं। मैं पुलवामा और कारगिल दोनों का जिक्र करना यहाँ पर चाहता हूँ। पुलवामा का मामला भी वही था, वहाँ भी चुनाव सर पर था, पुलवामा किया गया, पुलवामा हुआ, जो भी हुआ, मैं उस बारे में कुछ जिक्र करना नहीं चाहता। मैं कारगिल का जिक्र और पुलवामा का जिक्र सिर्फ एक संदर्भ में करना चाहता हूँ। कारगिल के मामले में ये हुआ था कि भारत की जो गुप्तचर एजेंसियाँ हैं, उन सभी एजेंसियों ने सरकार को पहले ही एक सूचना दे दी थी कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठ कर रही है, और वो कारगिल की पहाड़ियों में जाकर के पाकिस्तान की सेना बैठ गई और सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। और उसके बाद हुआ क्या साहब, जब चुनाव सर पर आया, हमारे जवान शहीद हुए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार की मंशा कारगिल के वक्त में साफ होती, स्पष्ट होती, तो भारत के जो जांबाज सैनिक कारगिल में शहीद हुए हैं वो आज हमारे बीच में होते, अपने परिवारों के बीच में होते, और आज देश की सेना में आज वो सेवा कर रहे होते। ठीक उसी तरीके से पुलवामा का मामला आता है। पुलवामा के मामले में अगर जो सरकार है वो कहीं सच का सामना, सच जानना, सच बताना चाहती है, तो सरकार को चाहिए कि तमाम सवाल जो उस वक्त पुलवामा के समय में उठे थे, आम आदमी के मन में उठे थे, मैं विपक्षी दलों की बात नहीं करता, आम आदमी के जहन में एक सवाल उठा था कि आखिर इतनी भारी मात्रा में RDX सेना तक पहुंचा कैसे, आतंकवादी वहां तक गए कैसे। वो कार जो बुलेट प्रूफ, सिर्फ एक ही कार उस काफिले में नहीं थी, उसकी जानकारी आतंकवादियों को कैसे मिली। DSP देवेंद्र सिंह का मामला क्या है, आखिर उसकी जमानत किस तरीके से सरकार करवा लेती है, कोर्ट से हो जाती है, उसके खिलाफ चार्जशीट जो टाइम पर पेश नहीं हो पाती, जिस कारण देवेंद्र सिंह की जो है जमानत होती है। ये सारे सवाल आम आदमी के जहन में हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि उन तमाम सैनिकों ने जिन्होंने सरकार की जिद और अहंकार के आगे अपने प्राणों का बलिदान दिया, मातृभूमि पर खुद को कुर्बान किया, मातृभूमि की रक्षा की,
उन शहीदों का सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तीनों जो काले कानून है वो किसान को नहीं बल्कि इस देश को बर्बाद करने वाले हैं। वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए। देखिए, उद्योगपतियों ने पूरे हिंदुस्तान पर आज कब्जा किया हुआ है और मैं कहता हूँ बड़े स्पष्ट तौर पर कि ये जो महंगाई का जो तांडव हो रहा है, महंगाई का जो राक्षस इस देश के आम आदमी को निगल रहा है, वो इसी बात का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी चंद पूंजीपतियों के इशारों पर काम कर रही है साहब। और वही हाल आगे होने वाला है। उन लोगों की मंशा जो चंद उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी साहब हैं, चाहे अडानी साहब हैं, चाहे मोदी साहब के और मित्र हैं, सबका मसला सिर्फ इतना सा है कि किसी तरीके से किसान की ज़मीन को हथिया लिया जाए, किसान से ज़मीन छीन ली जाए, कारपोरेट के हाथ में आ जाए और कारपोरेट की खेती के नाम पर किसान को पंगु बना दिया जाए। वो अपनी ही ज़मीन पर अपने ही खेत में मजदूरी करने को मजबूर हो। इसलिए सरकार की मंशा इस देश को तबाह करने की है। मैं इस देश की सरकार से मांग करता हूं, आज 8 महीने सरकार ने जो है नींद से अब तक जागी नहीं है। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि आज इस किसान आंदोलन की हकीकत को सरकार जानती है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप भारत माता के प्रति नरेंद्र मोदी उत्तरदायी अपने आप को मानते हैं, अगर नैतिकता कहीं सरकार में बची है, अगर वो ये मानते हैं कि इस देश के प्रति, इस देश के आम नागरिक के प्रति, इस देश के नौजवान के प्रति, छोटे व्यापारी और दुकानदार के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही है, तो ये तीनों जो कृषि विरोधी और किसान विरोधी और देश विरोधी काले कानून है, इनको तुरंत वापस लिया जाए। वरना नरेंद्र मोदी याद रखें, किसान वहाँ पर बैठा है और किसान नरेंद्र मोदी को, देखिए गिनती का खेल है सत्ता। अब गिनती के खेल में नरेंद्र मोदी आज जो है वो मजबूत हैं और इसी वजह से उनमें अहंकार और जिद आई हुई है। लेकिन ये संख्या हमेशा रहती नहीं है। आप 3 साल और सत्ता में रह सकते हो, 3 साल के बाद देश का किसान नरेंद्र मोदी की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देगा। और कांग्रेस पार्टी ये ऐलान करती है, राहुल गांधी जी ऐलान कर चुके हैं। आज राहुल गांधी जी खुद पार्लियामेंट में ट्रैक्टर चला करके पहुँचे हैं। 8 महीने किसान आंदोलन पूरा होने पर राहुल जी खुद ट्रैक्टर चला करके पहुँचे हैं। और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं और मान चुके हैं और घोषणा कर चुके हैं कि अगर 2000 चुनाव के आम चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो तीनों कृषि विरोधी काले कानून, तीनों देश विरोधी काले कानून, तीनों किसान विरोधी काले कानून सरकार वापस लेगी।